नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइंस के जरिए। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, जहां टीएमसी का बवाल और बीजेपी की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार विरोध टीएमसी की तरफ से किया जा रहा है और इसी बीच एसआईआर को लेकर के जो सुनवाई चल रही है उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, समर्थक और विधायक कहीं ना कहीं हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और सुनवाई पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सवाल किया है। क्या है वो सवाल बीजेपी का, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आपको बता दें कि किस तरीके से इस वक्त भारतीय सेना पूरी तरह से मजबूत होती हुई हमें नजर आ रही है और इसके लिए एक बड़ी डील भी साइन हो चुकी है। जी हाँ, नए हथियार मिलेंगे, आधुनिक हथियार हमारी तीनों सेनाओं को मिलने जा रहे हैं, जिससे तीनों सेनाएं जो हैं और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएंगी। कौन कौन से वो हथियार है और आखिर कितने करोड़ की ये डील फाइनल हुई है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो अंतरराष्ट्रीय जगत से जुड़ी है, जहां नहीं छोड़ेगा रूस। जी हां, यूक्रेन की तरफ से जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते को लेकर चर्चाएं हो रही थी, वहीं इसी बीच यूक्रेन ने रूस के ऊपर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। अब कितने ड्रोन से ये अटैक किया है और उसके बाद में रूस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि राजनीति में जब आप अपने प्रतिद्वंदी की सबसे बड़ी ताकत को ही अपनी ढाल बना लें तो समझ लीजिए कि लड़ाई अब आर पार की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी ठीक वही कर रही है। बीते कल ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया और ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं बल्कि चुनावों से पहले हिंदू वोटर्स को साधने की एक उनकी कोशिश। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जय श्री राम के नारे से कभी इरिटेट होने वाली ममता बनर्जी अब खुद महाकाल की शरण में। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार एसआईआर को लेकर हंगामा कर रही है। कभी गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाती है तो कभी एसआईआर को लेकर जारी सुनवाई को रोकने की कोशिश कर रही है। हाल ही में दक्षिण 24 परगना में टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर्यवेक्षक का घेराव करते हुए हमला किया। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं एसआईआर सुनवाई में कटा हंगामा। तो जी हां, ममता बनर्जी की तरफ से काफी ये हंगामा देखने को मिला है, जिसकी ये तस्वीर भी, ये जो वीडियो है वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये वीडियो गाड़ी के अंदर से ही बनाई गई है, जब इलेक्शन कमीशन का जो पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद थे उनका घेराव वहां के जो ममता राज में जो गुंडा हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी के जो गुंडे हैं उन्होंने बवाल किया है और इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षक का घेराव किया, सीधे तौर पर यह कहे कि हमला करते हुए नजर आए। हालांकि इसको लेकर के अब चुनाव आयोग ने पूरी रिपोर्ट मांगी है उनसे और इस रिपोर्ट सामने आने के बाद में देखना होगा कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। लेकिन जो ये वीडियो आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद में तमाम सवाल जो है वो इस वक्त तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी पर उठ रहे हैं, क्योंकि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से टीएमसी लगातार उसको रोकने की कोशिश में लगी हुई है। और इस बीच जब डीएम की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई डीएम के हस्तक्षेप के बाद में, लेकिन उससे पहले काफी हंगामा ये देखने को मिला था। 2 जगह पर सुनवाई रोकनी भी पड़ी, लेकिन जब डीएम वहां पर पहुंचे, डीएम की तरफ से हस्तक्षेप हुआ, तब जाकर के इस पर यानी यूं कहें कि सुनवाई वापस शुरू हो पाई है। लेकिन ऐसे में कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेता शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साध दिया है। ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ममता के शासन का एक और शर्मनाक अध्याय है। ये उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है और इसके साथ ही उन्होंने ये वीडियो भी साझा किया। टीएमसी के गुंडों की भीड़ को लेकर के उन्होंने कहा कि भीड़ जो है वो पर्यवेक्षक पर हमला किया है। पर्यवेक्षक सी मुरुगन को अपमानित किया गया भीड़ की तरफ से। और इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला, इसको उन्होंने बताया है। ममता बनर्जी के शासन में
पश्चिम बंगाल जो है वो जंगल बन चुका है, ऐसा कहना है शुभेंदु अधिकारी का। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर शिकार वहां पर बनाया जा रहा है। और साल 2020 में भी जेपी नड्डा जब वहां पहुंचे थे तो उनके काफिले पर भी हमला इसी जगह हुआ था और इसी जगह पर जब एसआईआर की सुनवाई हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश टीएमसी के गुंडे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और इस वीडियो को साझा किया गया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही जहां एक तरफ एसआईआर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम विरोध इस वक्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले ममता बनर्जी हिंदुत्व के रथ पर सवार होती नजर आ रही। जी हाँ, ममता बनर्जी चुनावों से पहले हिंदुओं को खुश करने में लगी हुई हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे को धार देती नजर आ रही हैं कि कैसे भी करके बस हिंदुओं को साथ लिया जाए, हिंदू वोटर्स अपने खाते में आ जाए। हाल ही में बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था और इस बीच में महाकाल मंदिर का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव वो रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि जनवरी में ये नींव रखी जाएगी, जनवरी के दूसरे सप्ताह में वो नींव रखेंगी। और इसके साथ ही 2026 के जो विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल के, उसको जोड़ करके सीधे तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। और इस दौरान अपने संबोधन में ममता बनर्जी ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मुझ पर तुष्टीकरण का आरोप लोग लगाते हैं, मैं सही मायने में सेक्युलर हूं। ये बात वो कहती नजर आई, लेकिन शायद इस दौरान वो ये भूल गई कि एक समय में वो जय श्री राम के नारे से भी इरिटेट होती थी। लेकिन अब जब बात चुनावों की हो तो क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, सभी को अपने वोटर्स में शामिल करने की कोशिश इस वक्त ममता बनर्जी कर रही हैं। आखिर उत्तर बंगाल का गणित क्या कुछ कहता है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि उत्तर बंगाल की जब हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंधमारी की कोशिश कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कर रही है हिंदू वोटर्स के जरिए। और उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है सिलीगुड़ी, जहां पर महाकाल मंदिर बनाने की बात कही गई। अब इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए और इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था और टीएमसी का पूरा सुपड़ा साफ इस जगह से कर दिया था। और अब ऐसे में पूरी सेंधमारी की कोशिश में ममता बनर्जी हैं। उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है। यहाँ के अगर समुदायों की बात करें तो आदिवासी और गोरखा समुदाय सबसे ज्यादा है और इसके साथ ही हिंदू वोट बैंक का भी यहाँ पर एकीकरण है। तो ऐसे में सीधे तौर पर हिंदू वोट बैंक पर सीधी नजर है ममता बनर्जी की, कैसे भी उसने अपने खाते में लिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। प्रसन्नजीत, एक तरफ तो एसआईआर को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं और साथ ही जो पर्यवेक्षक हैं उन पर हमला किया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश में ममता बनर्जी लगी हुई हैं। देखिए, कल दुर्गा अंगन का भी फाउंडेशन स्टोन ले ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ दीघा में जगन्नाथ मंदिर, दूसरी तरफ आप महाकाल मंदिर नॉर्थ बंगाल में, तीसरी तरफ कोलकाता में दुर्गा अंगन। तो एक तो हुमायूं कबीर को इस्तेमाल करते हुए बाबरी मस्जिद, दूसरी तरफ इतने सारे मंदिरों की नींव रखना। तो ममता बनर्जी की तरफ से काफी कोशिश है कि एक तरफ 30% की राजनीति करना और दूसरी तरफ बाकी 70% फिसल ना जाए, उसका भी कोशिश करना। तो किसी ना किसी तरह से ममता बनर्जी जो धर्म की राजनीति करना, उसकी पूरी तरह से कोशिश, क्योंकि चुनाव सिर्फ 3 से 4 महीना बाकी है। और उसके पहले आज अमित शाह बंगाल की चुनाव को पूरी तरह से अपने तरीके से किस तरह से किया जाए उसके लिए कोलकाता पहुंचे हुए हैं। हम उसी जगह पे हैं जहां पे कुछ ही देर बाद अमित शाह एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। उसके पहले ममता बनर्जी अपना जितने सारे पत्ते हैं वो खोलने की कोशिश में, ये तुरंत सब कुछ करने की कोशिश में दुर्गा अंगन का भी नींव रखने की कोशिश की है। तो ये जो ममता बनर्जी की राजनीति है, साथ ही साथ एसआईआर में किस तरह से ये जो सुनवाई की प्रक्रिया है, इस सुनवाई की प्रक्रिया को किसी ना किसी तरह रोकने की कोशिश। पहले तो सीईओ मनोज अग्रवाल के ऊपर, ये पूरे देश में पहली बार हुआ कि किसी सीईओ को Y+ सुरक्षा मुहैया किया गया है। ये पूरे देश में किसी जगह पे हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि कल जिस तरह से सी मुरुगन के ऊपर हमला चलाया गया साउथ 24 परगना में, जो अभिषेक बनर्जी की जगह है,
और उसके 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, एकदम अगर क्रोनोलॉजी को देखें तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से काम किया जा रहा है पूरे सुनवाई को रोकने के लिए, और गलत फहमी पूरी तरह से फैलाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो बुजुर्ग है उसको यहाँ पे किसी ना किसी तरह से हैरान करने की कोशिश किया जा रहा है, जबकि पहले से ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया था कि 85 साल की ऊपर की जो बुजुर्ग है उनके घर पे जाके सुनवाई किया जाएगा, जो दिव्यांग है उसके घर पे जाके सुनवाई किया जाएगा। तो ये सारे पहले से ही बताया गया था, लेकिन सारे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन लोगों की मन में डर पैदा करने की एक कोशिश किया जा रहा है कि एसआईआर को, जो सुनवाई को किसी ना किसी तरह से डिरेल करने की। तो एक तरफ धर्म की राजनीति, दूसरी तरफ एसआईआर को डिरेल करने की कोशिश, तीसरी तरफ बाबरी मस्जिद नाम करके माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तो सारे के सारे पत्ते तृणमूल की तरफ से खोलने की कोशिश। और अभी अमित शाह पहुंच गए हैं कोलकाता में, तो एक राजनीति का, सियासी राजनीति का पूरा माहौल बंगाल में, कोलकाता में एकदम ये जो ठंड के मौसम है, ठंड के मौसम में गर्माहट लाने की एकदम पूरा काम कर दिया है कृतिका। बिल्कुल, राजनीतिक माहौल गर्म होता नजर आया और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये माहौल और गर्माएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां चीन और पाकिस्तान की चिंता अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अपनी सैन्य ताकत को और धार देने का बड़ा फैसला कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की अहम बैठक में तीनों सेनाओं के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा खरीद प्रस्ताव है उसको अब मंजूरी दे दी गई है। और यह खरीद आपको बता दें कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को और मजबूत करेगी। सटीक हमले, निगरानी, संचार और पायलट प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए आधुनिक हथियार और सिस्टम भी खरीदे जा रहे हैं। इन तमाम सुधारों का मकसद तीनों सेनाओं में राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को मजबूत करना है। इस फैसले को गेम चेंजर भी माना जा रहा है और इस डील के बाद थल सेना को आधुनिक जो हथियार हैं वो मिलेंगे, नौसेना की जो समुद्र की पकड़ है वो मजबूत होगी और वायुसेना को मिलेगी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें। कुल मिलाकर भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि आधुनिक युद्ध की हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि और मजबूत होगी देश की सुरक्षा। जी हां, भारत की सैन्य शक्ति में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। 79,000 करोड़ रुपए के जो रक्षा सौदे हैं उनको स्वीकृति दी गई है। बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद की ये अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे और उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और जहां तीनों सेनाओं की अब ऑपरेशनल क्षमता जो है वो आगे आने वाले समय में, भविष्य में और बढ़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि तीनों सेनाओं की जो शक्ति है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो भारतीय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो तीनों सेनाएं मजबूत हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सेना जो है वो इस वक्त लगातार और मजबूत हो रही है, चाहे वो थल सेना की बात करें, चाहे वो नौसेना की हम बात करें। लेकिन इसके साथ ही भारतीय सेना किस तरीके से मजबूत हो रही है, एक नजर उस पर भी फटाफट से डाल लेते हैं। क्योंकि भारतीय सेना जो है वो आधुनिक भी हो रही है मजबूती के साथ साथ, जहां लॉयटर सुनिश्चित सिस्टम भी खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले में ये पूरी तरह से कारगर है। लो लेवल लाइट वेट रडार को भी हरी झंडी इस बीच दी गई है इस बैठक में। साथ ही अब कहीं ना कहीं जो पहचाने जा सकेंगे छोटे और कम ऊंचाई वाले जो ड्रोन हैं उनकी भी पहचान की जा सकेगी समय रहते ही, जिससे कि उनको नष्ट किया जा सकेगा। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, यानी कि हरी झंडी मिल चुकी है और ऐसे में जो मारक क्षमता है वो और ज्यादा सटीक हो जाएगी। जब दुश्मन की तरफ से कोई भी हमला होगा तो उसमें मारक क्षमता भारत की अच्छी होगी। एकीकृत ड्रोन पहचान और साथ ही अवरोधन प्रणाली को भी लाया जा रहा है। MK2 को भी हरी झंडी दी गई। सेना के जो महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा भी अब और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो भारतीय सेना किस तरीके से आधुनिक हो रही है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही अगर वायुसेना की हम बात करें तो हवा में और सटीक हमले किस तरीके से होंगे
वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वायुसेना भी मजबूत हो रही है। भारतीय वायुसेना अपग्रेड होगी, ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही एक्स्ट्रा MK2 मिसाइल खरीद को भी हरी झंडी इस समय दी गई है। दूर से ही दुश्मन के विमानों को पूरी तरह से तबाह करने में ये पूरी तरह सक्षम है। तेजस लड़ाकू विमान के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर की भी मंजूरी दी गई। पायलटों का प्रशिक्षण सुरक्षित और किफायती होगा। पायलटों को पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम से भी उड़ान सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं विशाल बैरिस्टो। ताजा अपडेट के साथ सीधा उनका रुख करते हैं। विशाल, सीधे तौर पर देखें तो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना, और सीधे तौर पर तीनों ही सेना मजबूत होती हुई इस समय हमें नजर आ रही हैं। और ये जो बड़ी डील साइन हुई है, इसका सीधा प्रभाव दुश्मन देशों पर भी पड़ेगा। देखिए कृतिका, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कुछ अहम सबक लिए, और सबसे बड़ा सबक ये था कि अब भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए, लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, यानी कि पाकिस्तान और चीन। तो जो आप डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात कर रही हैं, वो इसी इशू के मद्देनजर रखा गया है, और इसलिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए और हमेशा फ्यूचर रेडी रखने के लिए ये खरीद के लिए अप्रूवल दिया गया है। और इसमें से ज्यादातर जो खरीद है वो इंडिजिनस होगी, यानी कि आप अपनी मेड इन इंडिया कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो वेपनरी होगी, वहां से आप खरीदेंगे, ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और साथ ही आपका जो टेक्नोलॉजी है वो भी स्वदेशी हो। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट का जो लेटर ऑफ इंटेंट जो अप्रूव किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमें चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती देगा। आपने कुछ वेपन्स की बात करी, जैसे कि अस्त्रा 2 की, मार्क 2 की आपने बात की। अस्त्रा जो है वो हमारे एयरफोर्स को मजबूती तो देगा ही, साथ ही जो हमारी डिपेंडेंसी है फ्रांस और रूस के ऊपर, उसको भी खत्म कर देगा। हमने कल ही लेजर गाइडेड रॉकेट को विद प्रिसिशन स्ट्राइक हमने उसको कल टेस्ट किया है चंदीपुर रेंज में, और वो 120 किलोमीटर की दूरी पर उसने बिल्कुल सटीक मार की है। इस तरह से भारत लगातार अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स उनको इम्प्रोवाइज भी कर रहा है, और जरूरत पड़ने पर हम उसको लीज पर भी ले सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। तो बिल्कुल हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं वो किस तरीके से लगातार मजबूत हो रही हैं, और उनकी और मजबूत करने के लिए एक बड़ी डील पर भी इस वक्त प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दी जा चुकी है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया, और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो। ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का।
रूस यूक्रेन संघर्ष अब एक बार फिर से छिड़ता नजर आ रहा है और इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट भी आया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ। दरअसल यूक्रेन ने 28-29 दिसंबर 2025 की आधी रात को पुतिन के जो आवास है वहां पर 91 ड्रोन से हमला किया है और जिस तरह से पुतिन पर 91 ड्रोन से ये अटैक हुआ उससे ये साफ लग रहा है कि जंग का रुख जो है वो अब बदलने की यूक्रेन की पूरी कोशिश की। लेकिन रूस ने यूक्रेन के प्लान को फेल कर दिया और फिलहाल इस अटैक से पुतिन काफी गुस्से में है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस कोशिश में लगे थे कि दोनों के बीच शांति समझौता हो जाए। पर अब इस हमले के बाद सवाल यह है कि क्या पुतिन जवाबी हमला करेंगे और अगर हाँ तो फिर रूस के जवाबी हमले में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बच पाएंगे। इस अटैक से संघर्ष के और ज्यादा तेज होने के फिलहाल पूरे आसार हैं। इससे पूरी दुनिया समेत डोनाल्ड ट्रंप भी काफी चिंतित है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन के घर पर ड्रोन हमला। तो जी हां, यूक्रेन ने 91 ड्रोन दागे हैं। नोवगोरोड स्थित सरकारी आवास को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया यूक्रेन की तरफ से, जहां बीती 28-29 दिसंबर की रात को यह अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है। यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के जो ड्रोन हैं उनसे सीधे तौर पर ये वार किया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस का दावा है कि सभी ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए, यानी कि यूक्रेन का जो ये हमला था वो पूरा नाकाम कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने दावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये हमारी तरफ से ये हमला नहीं किया गया। हालांकि इसको लेकर हमले के लिए कहानी गढ़ी गई है। ये बात यूक्रेन कह रहा है कि ये जो रूस है वो इस समय हमला करना चाहता है और इसीलिए ये पूरी कहानी गढ़ी गई है। लेकिन इसके साथ ही रूस ने हमले को आतंकी कार्रवाई भी बताया और हमले का बदला लेने की बात भी कही गई है। इस बीच आपको बता दें, दरअसल रूस ने हमले को सीधे तौर पर आतंकी कार्रवाई बताया और इस पर बदले लेने की बात की। अल्टीमेटम भी यहां तक कि दे दिया गया है और साथ ही कहा है कि पलटवार का वक्त और टारगेट सब तय कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस पूरे हमले की जानकारी दी गई है कि यूक्रेन की तरफ से जो हमला हुआ है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसको लेकर के ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर इस हमले से नकार दिया। उन्होंने कहा है कि यह हमला हमारी तरफ से नहीं है, ये पूरी तरह से झूठ है। ये बात उनकी तरफ से कही गई और रूस एक बार फिर खतरनाक बयानबाजी कर रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के साथ हमारे साझा राजनयिक प्रयासों की सभी उपलब्धियों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम शांति को और करीब लाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। कथित आवासीय हमले की कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका मकसद यूक्रेन, खासकर कीव पर और हमले करना और रूस द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने से इनकार करना है। तो सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की ने इस हमले से सिरे से नकार दिया है कि यह हमला उनकी तरफ से नहीं किया गया और रूस पूरी कहानी कर रहा है। लेकिन वहीं रूस जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, एक तरफ तो देखिए तो अभी हाल ही में अहम बैठक हुई जिसको लेकर हम कल चर्चा भी कर रहे थे कि अमेरिका के साथ जहां शांति समझौते में 90% सहमति बन गई है, लेकिन वहीं अब आज ये खबर सामने आती है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन के साथ पुतिन के घर पर हमला कर दिया है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी संघर्ष का एक बहुत बेहद संवेदनशील पहलू ये होता है कि जो दोनों देश हैं वो एक दूसरे के घरों पर हमले नहीं करते। ये एक प्रोटोकॉल है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मानते हैं कि जब आप नेताओं के या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर पे ही सीधे हमले करेंगे, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से युद्ध की शक्ल में बदल जाता है और नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी उपकरण होते हैं किसी के पास, उन सारे उपकरणों को उपयोग करने की छूट मिल जाती है। तो अभी देखें कि जब ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में बात हुई, उधर रूस ने भी एक डोनबास में एक हमला किया डोनेट्स्क के इलाके में और उसमें भी एक आदमी मारा गया। लेकिन अब जब रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो नोवगोरोद है, नोवगोरोद रशियन प्रेसिडेंट के जो आधिकारिक आवास होते हैं, कई आधिकारिक आवास होते हैं रशियन प्रेसिडेंट के, उन आधिकारिक आवासों में से एक है नोवगोरोद। ये नॉर्थ वेस्टर्न जो इलाका है, जो उत्तरी पश्चिमी इलाका है रूस का, उस इलाके में स्थित है। और ऐसे में 91 ड्रोन का वहां जाना निश्चित तौर पे काफी गंभीर बात है। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि यूक्रेन जो है ये युद्ध को आगे बढ़ाना चाहता है या यूक्रेन किसी न किसी तरीके से एक बनाना चाहता है रूस के ऊपर कि रूस मानने को तैयार हो जाए जो शर्तें हैं। लेकिन जो रूस की अभी तक जो पूरी स्थिति रही है, जब सर्गेई लावरोव ने खुद
जो विदेश मंत्री है उनका और रूस के जो सबसे महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के बाद, उन्होंने खुद इसकी घोषणा की। ये 91 ड्रोन आए और उनमें सारे को हालांकि नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर चिंतनीय बात हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि देखिए एग्रेशन हो रहा एक बात है, आक्रामक अगर आप होते हैं तो एक बात है, मतलब जेलेंस्की या जो रूस के खिलाफ जिन्होंने किया, आक्रामक होना एक बात है, लेकिन घरों पे हमला करना एक बहुत ही गंभीर बात है। हम इसकी जांच कराएंगे और पता करेंगे क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो निश्चित तौर पे एक मामला थोड़ा उलझा हुआ है जरूर, जबकि बातें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अखिलेश, अगर हम देखें तो जेलेंस्की इस बात से सिरे से नकार रहे हैं कि ये हमला नहीं किया गया और रूस मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहा है। देखिए निश्चित तौर पे जेलेंस्की नकार रहे हैं। जेलेंस्की ने एक बार और नकारा था मई में, आपको याद होगा कि मई में एक बार खबरें आई थी कि क्रेमलिन के ऊपर हमला किया है यूक्रेन ने, क्रेमलिन पे कई ड्रोन हमले हुए। हालांकि बाद में पता चला कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अभी जेलेंस्की या जो अन्य जो पश्चिमी विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि यह जो हमला है वो एक तरह से फॉल्स फ्लैग है और उस फॉल्स फ्लैग की वजह से रूस में एक धारणा बनी है, या हो सकता है पुतिन को या लावरोव को धारणा बनी हो कि कोई हमला सही हमला है। तो अब इस बात की जांच होगी, इस बात का वेरिफिकेशन होगा और कोई अगर सबूत होगा तो निश्चित तौर पे लावरोव दुनिया के सामने रखेंगे कि किस तरीके से जेलेंस्की की तरफ से हमला ये किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।